नमस्ते बच्चों, मैं हूँ उर्मिला और एक बार फिर आपका फन एंड लर्न में स्वागत है। बच्चों, आज का जो वीडियो है वो ना एक पाठ है और ये पाठ मैंने लिया है कक्षा 10 के स्पर्श नामक पुस्तक के भाग 2 से। और ये उसके गद्य खंड का जो पाठ है उसका शीर्षक है कारतूस। ये कारतूस किसने लिखा है? हबीब तनवीर ने। यह एक एकांकी नाटक है और ये एक सत्य घटना पर आधारित है। इसकी जो कहानी है, स्टोरी है, ये एक ट्रू स्टोरी है। तो ये पाठ को पढ़ने से पहले चलिए हम इस पाठ का पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि आखिर इस पाठ में है क्या। तो पाठ प्रवेश हम देखते हैं क्या है कि अंग्रेज इस देश में मतलब भारत देश में व्यापारी के वेश में आए थे, अपना बिजनेस करने आए थे और शुरू में व्यापार ही करते थे। लेकिन उनके इरादे जो थे केवल व्यापार करना, ट्रेड करना नहीं था। धीरे धीरे क्या हुआ, उनकी एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने रियासतों पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। मतलब अपनी जो ये प्रॉपर्टी रियासत थी, राज्यों में जो है कैप्चर करने लगे, उसको अपने अंडर में अधीन बनाने लगे और उनकी नीयत जो है ना धीरे धीरे उजागर होती गई। तो अंग्रेजों को हिंदुस्तान से खदेड़ने के प्रयास भी धीरे धीरे शुरू हुए। तो ये जो प्रस्तुत पाठ है, जो कारतूस नामक पाठ है जिसे हबीब तनवीर जी ने लिखा है, इसमें एक ऐसे ही जांबाज मतलब बहुत ही बहादुर, ब्रेव के कारनामों का, मतलब कि उसके जो इसने बहादुरी वाले काम किया है उसका वर्णन है इस पाठ में, जिसका एकमात्र लक्ष्य मतलब एक उसका उद्देश्य जो है अंग्रेजों को इस देश से बाहर करना। और कंपनी के हुक्मरानों यानी कंपनी के जो मालिक हैं उनकी नींद हराम कर देने वाला यह दिलेर और निडर कि शेर की मांद में पहुंचकर, मांद मतलब शेर की जो डेन होती है, गुफा, वहां पर पहुंचकर भी उससे दो हाथ करके यानी लड़ाई करके कंपनी के जो बटालियन है उसके खेमे में, जहाँ पे कंपनी के बटालियन सोल्जर्स रहते हैं, उसमें ही नहीं आ पहुंचा, बल्कि क्या करता है वो कर्नल पर ऐसा रौब गालिब किया, मतलब ऐसा रौब जमाता, अपना प्रभाव डालता है, इंप्रेशन, कि उसके मुंह से भी, जो अंग्रेजों का कर्नल है उसके मुंह से भी ऐसे शब्द निकलते हैं जो कि हम किसी भी अपने शत्रु या अपराधी, मतलब किसी भी क्रिमिनल या अपने एनिमी के लिए हम ऐसे अच्छे शब्द, गुड वर्ड्स नहीं बोल सकते। वही इस पाठ में दिया गया है। तो देखते हैं, चलिए क्या है ये एकांकी पाठ। तो देखिए कारतूस जो है, ये पाठ जो है, ये कारतूस ही मेन इसका हेडिंग इसलिए है क्योंकि ये लास्ट में जो है इसी से रिलेटेड है। तो इसके जो मुख्य पात्र हैं, पात्र मतलब कैरेक्टर, इस जो प्ले में, इस नाटक में जो पात्र है, पहला है कर्नल, फिर है लेफ्टिनेंट और दूसरा सिपाही और सवार। यानी कि ये जो मेन कैरेक्टर हैं ये 4 हैं, कर्नल, लेफ्टिनेंट, सिपाही और एक सवार। तो क्या, और अवधि जो दी गई है, अवधि मतलब टाइम ड्यूरेशन 5 मिनट, यानी कि जो घटना होती है इस पाठ में जिस पे फोकस किया गया है वो केवल 5 मिनट का एक घटना है, जिसे कि इस नाटक में दर्शाया गया है। और ज़माना मतलब कि जो टाइम था, किस टाइम की बात हो रही है, तो ये 1799 यानी कि 1799। दोस्तों, ये जो एक क्रांतिकारी के बारे में बात है, हम जानते हैं कि सबसे पहले जो हमारे भारत में क्रांति की चर्चा होती है तो 1857 यानी 1857 में पहली क्रांति मानी जाती है। लेकिन ना उसके पहले भी ना ये क्रांतिकारी, मतलब वजीर अली नाम का एक क्रांतिकारी है जो कि 1799 में ही उसने ठान लिया था कि अंग्रेजों को भारत देश से बाहर निकालना है। और ये जो समय है, ये जिस समय ये घटना होती है वो रात्रि मतलब नाइट का टाइम है। और स्थान क्या है, कहाँ पे ये प्लेस है जहाँ पे ये घटना हुई है? गोरखपुर के जंगल है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पे एक जंगल है, वहाँ पे कर्नल कालिंज है जो अंग्रेजी खेमे के हैं। और तो 2 अंग्रेज बैठकर बातें कर रहे हैं। कौन कौन? पहला कर्नल कालिंज और दूसरा है लेफ्टिनेंट।
तो ये खेमे के बाहर, खेमा मतलब होता है जो पड़ाव डालते हैं आर्मी वाले, जो या फिर जो आतंकवादियों को या किसी ऐसे किसी को पकड़ना होता है तो जंगल में वो अपना टेंट वगैरह लगा करके अपने सोल्जर्स सबको तैनात कर देते हैं, उसे हम कहते हैं खेमा। तो वहाँ पर दो लोग बैठकर बातें कर रहे हैं। कौन कौन? कर्नल कॉलिंज और दूसरा लेफ्टिनेंट, दोनों अंग्रेज हैं। और चांदनी छिटकी हुई है और अंदर लैंप जल रहा है। चांदनी छिटकी हुई है इसका मतलब है कि मून लाइट है पूरा। चांदनी मतलब मून लाइट, छिटकी हुई मतलब स्प्रेड है, फैली हुई है पूरी तरह वाइट वाइट। और अंदर जो है खेमे के लैंप जल रहा है। और अब चलिए देखते हैं इनके डायलॉग्स क्या क्या हैं, संवाद। तो कर्नल बोलते हैं, जंगल की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है। फिर लेफ्टिनेंट बोलते हैं, हफ्तों हो गए यहाँ खेमा डाले हुए, सिपाही भी तंग आ गए हैं। ये वजीर अली आदमी है या भूत, हाथ ही नहीं लगता है। तो कर्नल कहते हैं कि जंगल की ज़िंदगी बहुत ही डेंजरस है, खतरनाक है, मतलब बहुत ही डेंजरस होती है। फिर लेफ्टिनेंट बोलते हैं, यहाँ पे हफ्तों हो गए मतलब कितने वीक्स हो गए हैं यहाँ पे हम लोग खेमा डाले हुए हैं अपना, और सिपाही जो सोल्जर्स हैं वो भी बहुत परेशान हो गए हैं। लेकिन जो वजीर अली आदमी है वो अभी तक उनकी पकड़ में नहीं आया है। क्या ये आदमी है या भूत है? कोई भूत मतलब घोस्ट है। तो कर्नल बोलते हैं कि उसके अफसाने सुन के रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। मतलब कि उसके अफसाने मतलब जो वजीर अली आदमी है उसकी कहानियाँ सुन करके रॉबिन हुड के कारनामे, यानी रॉबिन हुड जो था वो भी ना अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। वो अंग्रेजों से सारा सामान छीन लेता था और फिर गरीबों में बांट देता था। तो जो उसकी कहानियाँ वजीर अली के सुन सुन के कर्नल बोलते हैं, मुझे तो रॉबिन हुड के कारनामे याद आ रहे हैं, जो काम वो किया करता था अंग्रेजों के खिलाफ। उसके दिल में किस कदर नफरत है। कोई 5 महीने हुकूमत की होगी, मतलब वजीर अली अंग्रेजों के लिए ना बहुत ही अपने मन में ना बहुत ही नफरत रखता था, उनसे बहुत घृणा करता था, क्योंकि वो हमारे देश में कब्जा कर रहे थे और हमारे हिंदुस्तानियों पर बहुत ही अत्याचार करते थे। तो उन्होंने कहते हैं कि कोई 5 महीने ही हुकूमत की होगी, उसने केवल 5 महीने ही हुकूमत की होगी, मगर इस 5 महीने में वो अवध के दरबार को अंग्रेजी असर से बिल्कुल पाक कर देने में तकरीबन कामयाब हो गया। वो बोलते हैं कि उसने अवध में उसने 5 महीने का राज्य संभाला और उस 5 महीने में अंग्रेजों के जो शासन था उसकी पकड़ को कमज़ोर कर दिया और उससे फ्री कर दिया। फिर लेफ्टिनेंट बोलते हैं कि कर्नल कॉलिंज ये सआदत अली कौन है? लेफ्टिनेंट ने पूछा, कर्नल कॉलिंज ये सआदत अली कौन है? तो कर्नल कहते हैं, आसिफ उद्दौला का भाई और वजीर अली का और उसका दुश्मन। तो सआदत अली कौन है? आसिफ उद्दौला का भाई, मतलब कि ये जो आसिफ उद्दौला है वो वजीर अली के पिता हैं। तो वजीर अली किसका बेटा है? आसिफ उद्दौला का। और आसिफ उद्दौला क्या है? सआदत अली का भाई है। तो और उसका दुश्मन है। असल में क्या था कि नवाब आसिफ उद्दौला के यहाँ लड़की की कोई उम्मीद नहीं थी, मतलब कि नवाब थे। आसिफ उद्दौला क्या थे? पहले नवाब थे। वजीर अली के पिता जो थे आसिफ उद्दौला नवाब थे और उनके यहाँ पहले कोई लड़का नहीं था, कोई वारिश नहीं था उनके राज्य का। तो वजीर अली जब पैदा हुए तो उनकी पैदाइश के बाद जो आसिफ उद्दौला का भाई सआदत अली है वो सोचता था कि ये वजीर अली उनका मौत का फरमान है, वो मुझे मार देगा, अब मेरा इस राज्य में कोई अधिकार नहीं रह जाएगा। तो इसलिए वो उसे दुश्मन समझता था। फिर देखिए लेफ्टिनेंट बोलते हैं, लेफ्टिनेंट ने बोला, मगर सआदत अली को अवध के तख्त पर बिठाने में क्या मसलहत थी, मतलब क्या दिक्कत थी, क्या प्रॉब्लम था, क्या मसला था कि सआदत अली को अवध के तख्त पर बिठाने के लिए क्या प्रॉब्लम हो रही थी। तो कर्नल बोलते हैं, सआदत अली हमारा दोस्त है। सआदत अली जो था वो अंग्रेजों के साथ मिल गया था और उसे ना बहुत ऐशो आराम पसंद था। उसने क्या किया, अपनी जो जायदाद थी उसकी आधी मुल्कियत, मतलब जायदाद दौलत का आधा हिस्सा उन्होंने, और 10 लाख रुपए नगद, मतलब नगद मीन्स कैश, अब वो उनको दे देता है अंग्रेजों को और मज़े करता है और हम भी करते हैं। मतलब उनके साथ उसने अपना दोस्ती कर ली अंग्रेजों के साथ सआदत अली ने।
फिर लेफ्टिनेंट बोलते हैं, सुना है ये वजीर अली अफगानिस्तान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दे रहा है। लेफ्टिनेंट बोलते हैं कि वो मैंने ये सुना है कि जो वज़ीर अली है वो अफ़गानिस्तान के बादशाह जो वहाँ का शासक है उसे भी हिंदुस्तान में अपने साथ मिला करके हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दे रहा, मतलब उनको इनवाइट कर रहा है कि उससे ना अंग्रेज़ों को हम हरा सकें, उसके साथ हाथ मिला के अंग्रेज़ों को हराना चाह रहा है। तो कर्नल कहते हैं अफ़गानिस्तान को हमले की दावत जो है सबसे पहले असल में टीपू सुल्तान ने दी थी। टीपू सुल्तान जो है मैसूर का शासक था, हैदर अली का बेटा। फिर वजीर अली ने भी उसे दिल्ली बुलाया और फिर शम्सुद्दौला ने भी। तो फिर लेफ्टिनेंट पूछते हैं कि कौन शम्सुद्दौला, ये शम्सुद्दौला कौन है? तो कर्नल बोलते हैं कि नवाब बंगाल का निस्बती रिश्तेदार भाई, बहुत ही खतरनाक आदमी है, मतलब जो उस समय बंगाल का नवाब यानी रूलर था उसका रिश्ते का भाई था, ब्रदर था, वो बहुत ही डेंजरस आदमी था। तो लेफ्टिनेंट बोलते हैं फिर इसका तो ये मतलब हुआ इस दैट मीन कि कंपनी के खिलाफ जो है ना सारे हिंदुस्तान में, पूरे इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान में एक सर्ज, एक लहर सी दौड़ गई है कंपनी के अगेंस्ट में। तो कर्नल कहते हैं जी हाँ, और ये कामयाब हो गए तो बक्सर और प्लासी के जो कारनामे हैं वो धरे रह जाएंगे और कंपनी जो कुछ लॉर्ड क्लाइव के हाथों हासिल कर चुकी है वो लॉर्ड वेल्जेली के हाथों सब खो बैठेगी। तो कर्नल क्या कहते हैं कि अगर वो ये सब क्रांति जो है ना अगर कामयाब हो गई तो जो बक्सर में और प्लासी की लड़ाई में हमने सब जीता है, किसके उसमें रूल में, लॉर्ड क्लाइव के उसमें, तो वो लॉर्ड वेल्जेली के हाथों सब अभी जो रूल कर रहे थे वो लॉर्ड जो थे वहाँ के वेल्जेली थे, तो उनके हाथों सब खो बैठेगी। तो लेफ्टिनेंट कहते हैं कि वजीर अली की आज़ादी बहुत खतरनाक है, हमें किसी न किसी तरह इस शख्स को गिरफ्तार कर ही लेना चाहिए। तो कर्नल कहते हैं पूरी एक फौज लिए उसका पीछा कर रहा हूँ और बरसों से मतलब कि कई सालों से, बहुत सारे ईयर से वे हमारी आंखों में ना धूल झोंक रहा है, हमको बेवकूफ़ बना रहा है और इन्हीं जंगलों में कहीं छुपा रहता है और हमारी पकड़ में, हाथ में नहीं आ रहा है। उसके साथ चंद जाबाज है, मतलब उसके पास बहुत बड़ी सेना या आर्मी नहीं है, केवल चंद मतलब बहुत ही फ्यू उसके साथ जो सोल्जर्स या आदमी है, बहादुर जाबाज मतलब बहुत ही बहादुर लोग हैं और मुट्ठी भर आदमी, मतलब बहुत सारे थोड़े से आदमी होने के बाद भी बहुत ही दमखम यानी बहुत ही बहादुर है, दमखम वाले आदमी हैं। तो लेफ्टिनेंट कहते हैं सुना है कि वजीर अली जाति तौर से भी बहुत बहादुर आदमी है, जाति तौर पर मतलब व्यक्तिगत तौर पर, पर्सनली भी ना वो बहुत ही ब्रेव आदमी है। तो कर्नल कहते हैं अगर बहादुर ना होता तो कंपनी के वकील को कत्ल कर देता, वकील मतलब उस जो लॉयर था, एडवोकेट। तो फिर इसके बाद लेफ्टिनेंट पूछते हैं ये कत्ल का क्या किस्सा है, मतलब कर्नल से पूछते हैं ये कत्ल की क्या स्टोरी है, आप बताइए मुझे। तो कर्नल कहते हैं किस्सा क्या हुआ था, मतलब क्या स्टोरी है कि उसके पद से हटने के बाद यानी 5 महीने तक जो वो अवध में था, उसके बाद 5 महीने के पद से हटने के बाद जो है हमने वजीर अली को क्या बनारस पहुंचा दिया और 3 लाख रुपया सालाना वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया, मतलब उसको जो पद से हटाया और उसके बाद ना उसे हमने क्या किया कि बनारस पहुंचा दिया और फिर और 3 लाख रुपए मतलब वजीफ़ा यानी उसके जीविका के लिए जो उसका एक भत्ता दिया जाता था 3 लाख रुपए मुकर्रर किया, मतलब एक फिक्स किया इतना अमाउंट। और फिर कुछ महीने के बाद गवर्नर जनरल ने क्या उसे कलकत्ता, बनारस से कलकत्ता तलब किया, मतलब वहाँ के लिए उसको पोस्टिंग कर दी, वहाँ भेज दिया। तो वजीर अली जो थे वो कंपनी के वकील के पास गए जो कि बनारस में ही रहता था और उससे शिकायत की कि गवर्नर जनरल जो हैं उसे कलकत्ता में क्यों तलब कर रहे हैं। तो वकील ने शिकायत की कोई परवाह ही नहीं करी, बल्कि उसे ही उल्टा सीधा भला बुरा अब्यूज़ करने लगे। तो वजीर अली को बहुत ही गुस्सा आया। तो वजीर अली के दिल में तो यूं भी अंग्रेज़ों के जो खिलाफ उसके अगेंस्ट में ना बहुत ही गुस्सा था, नफरत थी। तो उसने क्या खंजर निकाला, एक चाकू निकाला और वकील का काम तमाम कर दिया, यानी उसे मार दिया उससे चाकू से।
फिर लेफ्टिनेंट कहते हैं कि और भाग गया, एकदम आश्चर्य से सरप्राइज होके पूछते हैं उसको मार के फिर भाग गया। तो कर्नल उसको बताते हैं लेफ्टिनेंट को कि अपने जानिसारों समेत आजमगढ़ की तरफ भाग गया। वो वकील को मारने के बाद अपने जो क्लोज जानिसार मतलब कि उसके जो क्लोज थे उन लोगों के साथ आजमगढ़ की तरफ भाग गया। आजमगढ़ के हुक्मरां ने उन लोगों की हिफाजत की, मतलब वहाँ के जो रूलर थे आजमगढ़ के हुक्मरां थे, वहाँ पे जो शासन कर रहे थे, उन लोगों ने उनकी हिफाजत की, सुरक्षा की और फिर उसके बाद जो है ना उसे घाघरा तक पहुंचा दिया। और फिर वे उनका ये कारवा इन जंगलों में कई सालों से भटक रहा है। कारवा मतलब पैदल चलने वाले लोगों का ग्रुप जो कि एक जगह से दूसरे जगह पे अपनी जगह बदलता रहता है। तो फिर लेफ्टिनेंट बोलते हैं मगर वज़ीर अली की स्कीम क्या है, उसकी योजना क्या है, प्लानिंग क्या है। तो कर्नल कहते हैं स्कीम ये है कि किसी तरह वो नेपाल पहुंच जाए और अफ़गानी हमले का इंतज़ार करे और अपनी ताकत बढ़ाए और शहादत अली को उसके पद से हटाकर खुद अवध पर कब्जा करे और अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकाल दे। मतलब उसकी योजना ये है कि वो किसी तरह हिंदुस्तान से नेपाल पहुंच जाए और अफ़गानी जब हिंदुस्तान पे हमला करें तो उनके साथ मिलकर वो अपनी पावर, अपनी ताकत को बढ़ाए और जो शहादत अली जिसने कि उसका छीन लिया है सब कुछ, वह उसको उसके पद से हटा करके खुद अवध पर कब्जा कर ले, कैप्चर कर ले और फिर अपना अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दे। तो ये उसकी प्लानिंग है। तो लेफ्टिनेंट कहते हैं कि नेपाल पहुंचना तो कोई मुश्किल नहीं है, मुमकिन है, मतलब पॉसिबल है कि वो हो सकता है कि वो वहाँ नेपाल पहुंच भी गया हो। तो कर्नल कहते हैं कि नहीं, इतना आसान नहीं है क्योंकि हमारी जो फ़ौजें हैं और नवाब सआदत अली खां जो है उसके जो सिपाही हैं वो बहुत ही सख्ती से, बहुत ही कड़ाई से, स्ट्रिक्टली जो है ना उसको फॉलो कर रहे हैं, उसका पीछा कर रहे हैं और हमें अच्छी तरह मालूम है कि वो इन्हीं जंगलों में है। फिर तभी क्या होता है कि एक सिपाही जो है बहुत तेज़ी से दाखिल होता है, एंटर होता है उस खेमे में। तो सडनली जो होता है ना, कर्नल जो है उठ करके पूछते हैं कि क्या बात है। तो गोरा मतलब वो जो सोल्जर है, वो सिपाही, वो कहता है दूर से गर्द उठती दिखाई दे रही है। गर्द मतलब होता है धूल, डस्ट। जैसे कि बहुत तेज जब घोड़े वगैरह दौड़ते हैं या बहुत तेज चलते हैं तो जो रेत होती है, सैंड होती है, वो उड़ती है हवा में। तो फिर कर्नल जो है ना कि सिपाहियों से कहते हैं कि तुम लोग तैयार रहो। तो सिपाही जो है ना उसको सैल्यूट करके कर्नल को चला जाता है। फिर लेफ्टिनेंट जो खिड़की से बाहर देखने में मशरूफ़ थे, जो खेमे में ना खिड़की से बाहर देख रहे थे लेफ्टिनेंट, तो वो देखते हैं कि गर्द तो ऐसी उड़ रही है कि जैसे कि पूरा एक काफिला चला आ रहा हो। काफिला मतलब बहुत सारे लोगों का जो समूह, ग्रुप होता है, जब बहुत सारे लोग चलते हैं तो इस तरह से बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही है ऐसा लग रहा है। लेकिन हम जब बाहर देख रहे हैं तो हमको ना सिर्फ सवार यानी कि राइड करता हुआ हॉर्स में एक आदमी ही नज़र आ रहा है। तो कर्नल कहते हैं, खिड़की के पास जाकर के कर्नल भी देखते हैं और कहते हैं हाँ, एक ही सवार है, सरपट घोड़ा दौड़ाए चला आ रहा है। फिर लेफ्टिनेंट बोलते हैं और सीधा हमारी तरफ आता हुआ मालूम हो रहा है। तभी क्या होता है कि कर्नल जो है ना ताली बजाते हैं और सिपाही को बुलाते हैं और कर्नल कहते हैं कि सिपाहियों को कहो कि इस सवार पर नज़र रखे कि ये किस तरफ जा रहा है। और सिपाही सलाम करके, सैल्यूट करके चला जाता है। फिर लेफ्टिनेंट शुब्बे की तो कोई गुंजाइश ही नहीं, तेजी से इसी तरफ आ रहा है। तो लेफ्टिनेंट बोलते हैं कहीं और जाने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, वो तो सीधे हमारी तरफ ही चला आ रहा है। और टापों की जो, घोड़े की जो टाप है उसकी आवाज़ जो है ना बहुत करीब आकर रुक जाती है, उनके खेमे के पास आकर के एकदम स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। उसमें से सवार उतरता है और बाहर से ही आवाज़ देता है कि मुझे कर्नल से मिलना है। फिर जो गोरा है सिपाही एकदम चिल्लाकर बोलता है बहुत खूब। फिर सवार बाहर से ही सी करता है, मतलब अपने घोड़े को रोकने का एक साउंड निकालता है। और गोरा जो है क्या करता है कि गोरा अंदर आकर के बोलता है, हुजूर, जो मालिक होते हैं उसके कर्नल ऑफिसर, उनसे बोलता है आपसे जो सवार आया है वो मिलना चाहता है।
तो कर्नल बोलते हैं कि ठीक है भेज दो। फिर लेफ्टिनेंट बोलते हैं वज़ीर अली का कोई आदमी होगा। जो लेफ्टिनेंट है वो सोचते हैं कि ये जो सवार है घोड़े में आया है वो ना ज़रूर वज़ीर अली का ही कोई आदमी होगा, वो हमसे हाथ मिला करके और वज़ीर अली को गिरफ्तार करवाना चाहता होगा। तो कर्नल कहते हैं कि खामोश रहो, सवार जो है ना सिपाही के साथ तभी अंदर आ जाता है। उसको बोलते हैं कर्नल लेफ्टिनेंट को कि एकदम चुप रहो, साइलेंट रहो। तभी सवार जो है घुड़सवार सिपाही के साथ, सोल्जर के साथ एंटर होता है। फिर सवार जो है आते ही ना बोलता है, पुकार उठता है, मतलब तन्हाई तन्हाई, मतलब उसको पीस चाहिए, शांति चाहिए और एकांत चाहिए, अलोन। वो कर्नल से अकेले में बात करना चाहता है। तो कर्नल बोलते हैं कि साहब यहाँ कोई गैर आदमी, मतलब कोई दूसरा अननोन पर्सन नहीं है, आप अपने राज़े दिल यानी जो भी सीक्रेट है आप कह सकते हैं। यू कैन से योर सीक्रेट्स व्हाट यू, जो भी आप कहना चाहते हैं। अभी कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसके सामने आप अपने सीक्रेट ओपन नहीं कर सकते। तो सवार कहता है कि दीवार हमगोश दारद तन्हाई, इसका मतलब कि दीवारों के भी कान होते हैं, इसलिए उसे एकांत चाहिए, सिर्फ अकेले में बात करना चाहता है, मतलब कोई भी सुन सकता है इस बात को। तो फिर कर्नल जो है ना, कर्नल लेफ्टिनेंट और सिपाही को इशारा करते, हिंट करते हैं, इशारा करना मतलब हिंट करते हैं कि तो वो दोनों बाहर चले जाते हैं। फिर जब कर्नल और सवार खेने में तन्हा मतलब अकेले होते हैं, अलोन होते हैं, तो जरा वक्फे के बाद चारों तरफ देखकर, मतलब चारों तरफ वो सवार देखता है और फिर तो चारों तरफ देखकर सवार जो है वो कहता है कि सवार आपने इस मुकाम पर खेमा क्यों डाला है, सवार पूछता है इस तरह से कर्नल से। तो कर्नल कहते हैं कि कंपनी का हुक्म है, कंपनी का ऑर्डर है कि वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए। तो फिर सवार कहता है कि आपने इस मुकाम पर क्यों खेमा डाला है, तो मतलब इस मुकाम पर यानी कि इस जगह पर आपने ऐसा अपना खेमा क्यों बना के रखा है। तो कर्नल कहते हैं कि कंपनी का हुक्म है, कंपनी का ऑर्डर है कि वजीर अली को अरेस्ट किया जाए यानी गिरफ्तार किया जाए। तो सवार कहता है लेकिन इतना लाव लश्कर का क्या मायने है, मतलब कि इतना ताम झाम करने का क्या मतलब है। तो कर्नल कहते हैं गिरफ्तारी में इन सबसे मदद होगी, हेल्प होगी, इसलिए उन्होंने इतना सब कुछ बिछा के रखा है जंगल में, अपना आर्मी का छावनी का, सिपाहियों का हुजूम और टेंट लगा के जो रखे थे ना, इतना ताम झाम। तो सवार कहता है वजीर अली की गिरफ्तारी जो है ना बहुत मुश्किल है साहब। तो कर्नल पूछते हैं क्यों। तो सवार कहता है कि वो ना एक बहुत ही जांबाज सिपाही है, जांबाज यानी बहुत ही बहादुर, जो कि अपनी जान पर खेल जाता है, उसे अपनी जान तक की परवाह नहीं है, वो जांबाज होता है। तो कर्नल कहते हैं मैंने भी ये सुन रखा है, आप क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट, ये तो मैंने भी सुन रखा है कि वो बहुत ही जांबाज और बहादुर सिपाही है। तो सवार कहता है कि मुझे चंद कारतूस चाहिए, कारतूस मतलब कि होता है जो गोलियों में भरने के लिए, गोलियां बंदूक में भरने के लिए गोलियां जो होती हैं उसे हम कारतूस कहते हैं, चंद मतलब थोड़े से। तो कर्नल कहते हैं किस लिए, फॉर व्हाट। तो सवार कहता है कि वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए, वो सवार बोलता है वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए मुझे थोड़े से कारतूस चाहिए। तो कर्नल बोलता है यह लो 10 कारतूस। तो फिर क्या होता है कि मुस्कुराते हुए, हाँ सवार जो है ना मुस्कुराते हुए एकदम स्माइली फेस करते हुए बोलता है शुक्रिया, मतलब थैंक यू, कर्नल को थैंक यू बोलता है। फिर कर्नल पूछता है कि आपका नाम क्या है। तो सवार कहता है वजीर अली, आपने मुझे कारतूस दिए हैं इसलिए आपकी जान बख्शी करता हूँ, बख्शी करता हूँ मतलब आपको आपकी जान बख्श देता हूँ। तो ये कहकर वो बाहर चला जाता है और टापों का शोर जो है सुनाई देता है। तभी क्या होता है, कर्नल एकदम शॉक्ड हो जाता है, कर्नल एक सन्नाटे में है और हक्का बक्का खड़ा है। तभी उसी समय क्या है, लेफ्टिनेंट जो है अंदर आ जाता है और लेफ्टिनेंट पूछता है कर्नल से कि कौन आया हुआ था, कौन था। तो कर्नल जो है ना बहुत ही दबी हुई जुबान में, मतलब बहुत ही धीरे से बोलता है कि एक जांबाज सिपाही। तो देखा
बच्चों, ये जो थी कहानी एक नाटक के तौर पे एक रियल स्टोरी है, ये वज़ीर अली की, जो एकांकी नाटक के माध्यम से प्रस्तुत की गई है। तो ये जो कारतूस लेके दुश्मन के खेमे में घुस करके उससे कारतूस लेके सही सलामत अपनी जामाजी दिखाते हुए वो वज़ीर अली चला जाता है। इसीलिए कर्नल के मुंह से निकलता है कि वो एक जांबाज सिपाही ही है। तो मोस्टली क्या होता है कि हम किसी भी अपने दुश्मन के लिए ऐसे शब्द नहीं प्रयोग कर सकते हैं कि कोई बहादुर है या जांबाज है, लेकिन वो इतना बहादुर था, इतना जांबाज सिपाही था कि दुश्मनों के मुंह से भी निकला कि एक जांबाज सिपाही है। तो आप इस पाठ को पढ़िए और समझिए। हम इसके प्रश्न उत्तर लेकर के आपको फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।